हेलो एवरीवन, हम गाइडेंस इन काउंसलिंग पेपर कर रहे हैं। पेपर 12 है बीएड सेकेंड ईयर का और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है थ्योरेटिकल बेस ऑफ काउंसलिंग। थ्योरेटिकल बेस ऑफ काउंसलिंग के अंदर अभी तक हमने साइकोलॉजिकल थ्योरी थ्योरेटिकल बेस, कॉग्निटिव थ्योरेटिकल बेस, बिहेवियर थ्योरेटिकल बेस और ह्यूमनिस्टिक थ्योरेटिकल बेस और उसके साथ साथ कुछ मॉडर्न व्यू पॉइंट्स, थॉट्स क्या हैं या थ्योरीज क्या हैं, उन सभी थ्योरेटिकल बेसिस को जो है हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर आता है दैट इज कॉल्ड रॉजर्स थ्योरी। कार्ल रोजर्स के जो नाम को आपने पहले भी जो है सुना होगा। कार्ल रोजर्स का नाम जो है, अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने अप्रोचेस करी थी काउंसलिंग की, जिसके अंदर हमने डायरेक्टिव अप्रोच किया, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच किया, नॉन डायरेक्टिव के साथ साथ इसके अंदर इक्लेक्टिक जो है काउंसलिंग या अप्रोच की हमने बात करी थी, तो वहां पर जो हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, जो टाइप हमारे पास थी, तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के कहीं ना कहीं संस्थापक जो है, फाउंडर जो है, वो किसे माना जाता है? कार्ल रोजर्स को जो है वो माना जाता है, जिनका मेन व्यू पॉइंट क्या था? दैट इज क्लाइंट सेंटर्ड बेस्ड अप्रोच की इन्होंने जो है वो बात करी थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो इनके एस्पेक्ट्स के बिहाफ पर किसको दी जानी चाहिए? जो क्लाइंट है, जो एप्लीकेंट है, उसको दी जानी चाहिए और उसके साथ साथ उसके जो इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं, उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स को क्या है प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, किसी भी क्लाइंट की अगर प्रॉब्लम है तो वो अपने सेल्फ के बिहाफ पे, वो इंडिविजुअल अपनी हार्ड वर्किंग के बिहाफ पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ डिटर्मिनेशन की वजह से वो अपनी समस्याओं को जो है वो सॉल्व करे, इस तरह से उसकी काउंसलिंग जो है वो की जानी चाहिए। तो हमने नॉन डायरेक्टिव जो काउंसलिंग किया था वहां कार्ल रोजर्स का जो है वो नाम सुना था। अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कार्ल रोजर्स की थ्योरी है कि काउंसलिंग के बिहाफ पर उन्होंने क्या बेस दिया है कि किस चीज को आधार मानते हुए एक काउंसलर जो है वो उसकी काउंसलिंग करे, उसको जो है क्लाइंट को अच्छे तरीके से समझे, क्या चीज जो है वो समझे। तो उसने यहाँ सबसे पहले जो है, जो कार्ल रोजर्स की थ्योरी है, इस थ्योरी को कहीं ना कहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी जो है वो बोला जाता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बोला जाता है। ह्यूमनिस्टिक के साथ साथ इन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग पर्सनालिटी की लर्निंग थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ साथ कार्ल रोजर्स की जो ये थ्योरी है ये लर्निंग से संबंधित है, इसे लर्निंग थ्योरी भी जो है हम कहते हैं। लर्निंग थ्योरी क्यों कहा जाता है? देखिए, कोई भी एक बालक जब जन्म लेता है, बच्चा जब आता है तो व्यक्ति है, एक पर्सन है, और उस पर्सन की क्या होती है? एक पर्सनैलिटी होती है, यानी कि उसका एक व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का निर्माण केवल हम कहें उसके बाहरी दिखावे से, बाहरी जो उसका फेस दिख रहा है या उसका चाल चलन या उसके बोलने का या उसके हम ये कहें कपड़े पहनने का ढंग, केवल वही पर्सनालिटी नहीं होती। साइकोलॉजी के अंदर कुछ उसके हम कहें इंटरनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वो उसकी पर्सनालिटी को जो है वो निर्माण करते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो कुछ क्या होते हैं इसमें? इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे इसके अंदर? एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। तो ये सभी गुण जो है वो आपस में मिलकर जो है वो क्या करते हैं? एक पर्सनालिटी का, एक व्यक्ति का जो है वो निर्माण करते हैं। तो जो पर्सनालिटी का निर्माण होता है, ये जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है, हम ये कहें कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है, ये कैसे होती है? ये ड्यू टू लर्निंग। जब हम किसी चीज को सीखते हैं, सीखने से हमारे व्यक्तित्व का जो है वो निर्माण होता है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है वो अच्छे तरीके से निर्माण होता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? लर्निंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति की क्या होती है? कोई ना कोई, हम ये कहें कि उसकी पर्सनालिटी जो है वो होती है। जब हम कहें एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड से जो है वो एक अडल्ट के अंदर वो क्या होता है? डेवलप होता है। तो हम कहें जब एडल्ट चाइल्ड से एडल्ट के बीच में डेवलप होता है, जब वो बच्चा है तो बच्चा है तो वो क्या है? एक हम कहें
ब्लैंक शीट की तरह होता है, कोरी स्लेट की तरह होता है, उसे किसी भी चीज का जो है वो ज्ञान नहीं होता। तो उस व्यक्ति को किसी भी चीज का जब ज्ञान नहीं होता और उसके बाद जो है कैसे उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट कैसे होती है, लर्निंग से जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। हम कहें एक बच्चा है, चाइल्ड है, चाइल्ड जो है हम कहें छोटा सा है, उसके पास कोई भी ज्ञान किसी चीज के बारे में नहीं पता, उसकी क्या है एक ब्लैंक शीट की तरह है, पूरी स्लेट की तरह उसे माना जाता है कि उसे किसी चीज के बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, वो वयस्क हो जाता है। जब वो वयस्क हो रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक गैप है, एक दूरी है। ये दूरी जो है वो फिल होती है और चाइल्ड से अडल्ट बनने में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। फैक्टर क्या हो सकते हैं, वो खुद हो सकता है, व्यक्ति का सेल्फ होता है, आत्म होता है, उसके साथ साथ जिस फैमिली में वो रह रहा है वो फैमिली उसे इफेक्ट करती है, उसका स्कूल है, स्कूल उसे अडल्ट बनाने में हम कहें इफेक्ट करता है, सोसाइटी है वो उसको एडल्ट बनाने में क्या है, हेल्प करती है। सोसाइटी के साथ साथ उसकी फीलिंग्स हैं वो उसे एडल्ट बनाने में क्या कर रही है, उसको डेवलप कर रही है, विकसित कर रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को इफेक्ट करते हैं उसे चाइल्ड से एडल्ट बनाने के अंदर। तो यहाँ हम देखें कि एक चाइल्ड से एडल्ट के बीच में जब उसकी क्या हो रही है, डेवलपमेंट होती है, उसका जो विकास होता है, ये डेवलपमेंट किस वजह से होती है, ये लर्निंग की वजह से होती है। डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, कोई भी चीज सीखी जाती है, जब हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो वो ब्लैंक शीट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हम कहें रिटन शीट के अंदर जो है वो कन्वर्ट। रिटन शीट का मतलब कि वो एडल्ट हो जाता है, उसके पास एक्सपीरियंसेस आ जाता है, अनुभव आता है जीवन का, तो वो अनुभव जो वो ग्रहण करता है, वो अनुभव को उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो फैमिली से अनुभव लेता है, उसका स्कूल जहां से उसको एजुकेशन मिल रही है वहां से उसे अनुभव मिलता है, उसका समाज जो है वो भी उसे नई चीजों के बारे में अनुभव देता है, उसकी जो इमोशंस एस्पेक्ट्स है वो भी उसे जो है इमोशंस को डेवलप करता है, उसके साथ साथ जो उसका सेल्फ है खुद वो किसी भी चीज को जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स के बिहाव पर अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा बहुत सारी चीजों को सीखता है, तो उससे भी उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो जो ये हम ये कहें जो ये डेवलपमेंट है, ये जो फेज है या गैप है, इस फेज को या इस गैप को क्या बोला जाता है, इसे फिनोमेनोलॉजी बोला जाता है। अगर हम हिंदी में कहें तो इसे जो है हम घटना विज्ञान कहते हैं। ये घटना विज्ञान जो है एक व्यक्ति को क्या करता है, चाइल्ड से अडल्ट के बीच में जो है वो कन्वर्ट करता है। फिनोमेनोलॉजी, कुछ फिनोमिना क्या घटनाएं हुई, वो फैमिली से संबंधित घटनाएं होती हैं, वो स्कूल से संबंधित घटनाएं होती हैं, वो सोसाइटी से संबंधित घटनाएं होती हैं, वो उसकी खुद की जो है वो कुछ घटनाएं हैं, फीलिंग्स के बिहाव पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या करता है, उसे जो है वयस्क, हम कहें कि एक छोटे से बच्चे से क्या बना देता है, वयस्क जो है वो बना देता है, और उसे क्या कहा जाता है, फिनोमेनोलॉजी जो है वो कहा जाता है। इसलिए कई बार जो है कार्ल रोजर्स की थ्योरी के अंदर फिनोमेनोलॉजिकल जो है अप्रोच भी जो है वो कहा जाता है, इसे जो है वो फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच का नाम भी जो है इसके अंदर दिया जाता है। फिनोमेनोलॉजिकल जब अप्रोच इसे हम कह रहे हैं तो हम कहें जब चाइल्ड किस में कन्वर्ट होता है, एक अडल्ट में जब वो बन रहा है, तो जब वो अडल्ट में बनता है तो उसे किस चीज की अनुभूति होती है, उसे आत्म सिद्धि होती है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब वो अडल्ट हो जाता है उसे क्या हो जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है। आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसलिए जो कार्ल रोजर्स की थ्योरी है इसे जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ थ्योरी भी जो है वो बोला जाता है। आत्म सिद्धि का सिद्धांत जो है उसे भी क्या कहा जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी जो है हम कहते हैं, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन भी जो है वो कहा जाता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से उसकी पर्सनालिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। बच्चा है तब तक उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो एक ब्लैंक शीट की तरह है।
धीरे धीरे जो वो डेवलप हो रहा है, ये जो गैप फिल हो रहा है, इस गैप को फिनोमेनोलॉजी बोला जाता है। उसके साथ कुछ घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं क्या हैं, उससे खुद से संबंधित है, उसके परिवार से संबंधित है, उसके स्कूल से संबंधित है, उसके समाज से संबंधित होती हैं। और जब वो हम कहें एडल्ट पूरी तरह से जो है डेवलप हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो हो जाता है। और यही क्या है, कार्ल रोजर्स की जो है वो थ्योरी है। अब हम देखते हैं कि सेल्फ, जब हम कहें कि सेल्फ का जब निर्माण हो रहा है, पर्सनालिटी का जो है वो निर्माण होता है, तो ये जो फैक्टर उसे इफेक्ट करते हैं वो कई बार उसके एब्यूसिव बिहेवियर को भी जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप करने में उसकी मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेल्फ है, जो सेल्फ का कंसेप्ट है या इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो ग्रो होती है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको इफेक्ट करते हैं। वो पॉजिटिवली भी हो सकते हैं और वो नेगेटिवली भी हो सकते हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी भी इसे बोला जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन की थ्योरी भी इसे बोला जाता है। सेल्फ थ्योरी ऑफ कार्ल रोजर्स, ये भी इसे नाम जो है वो दिया जाता है। अब हम ये कर रहे हैं कि ये जो सेल्फ का कंसेप्ट जो है वो डेवलप होता है, इस सेल्फ के कंसेप्ट के अंदर जो है वो तीन चीजें इंटररिलेट हैं। एक इससे संबंधित है सेल्फ वर्थ, नेक्स्ट है इसके अंदर सेल्फ इमेज, और थर्ड आता है इसके अंदर आइडियल सेल्फ। ये तीन चीजें जो हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब एक पर्सनैलिटी का अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर क्या होती है, उससे संबंधित है। हमने कहा कि एक बच्चा जो है वो चाइल्ड से क्या हो रहा है, एडल्ट हो रहा है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। चाइल्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये जो डेवलपमेंट है, और जब हम कहें एडल्ट हो जाता है, तो एडल्ट जब वो हो रहा है तो उसकी पर्सनालिटी क्या हो जाती है, पर्सनालिटी पूर्ण रूप से डेवलप हो जाती है, और उसे किस चीज की अनुभूति होती है, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। और ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ का जो कंसेप्ट है, वो इन तीन चीजों के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। सबसे पहले आता है इसमें सेल्फ वर्थ, सेकंड आता है सेल्फ इमेज, और थर्ड है इसके अंदर आइडियल सेल्फ। सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ का मतलब क्या होता है कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण से संबंधित जो भी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, वो क्या है, हमारे सेल्फ वर्थ या हमारे सेल्फ के कंसेप्ट को निर्माण करने में हमारी क्या है, मदद जो है इसके अंदर करता है। हम कहें कि एनवायरनमेंट, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट से हमें किस तरह का रीएनफोर्समेंट मिलता है, किस तरह की रिएक्शन जो है वो हमारे साथ हो रही है, या मैं ये कहूं कि किस तरह का फीडबैक जो है हमें मिल रहा है, वो हमारे सेल्फ को निर्माण करने में हमारी हेल्प जो है वो करता है। कैसा एनवायरनमेंट है वो हमारे सेल्फ के निर्माण में हमारी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट आता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज के अंदर क्या आता है, इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ। जब एक व्यक्ति खुद के बारे में जो है वो सोचता है कि मैं कैसा हूं, खुद जो है, हम कहते हैं कि हम अपने बारे में खुद रियलाइज करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हमारी इमेज जो है वो कैसी है, हमारी पर्सनालिटी जो है वो कैसी है। देखिए, जब एक एडल्ट हो गया, पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप होगी, उसे एक्सपीरियंस हो गया, उसकी सोच जो है वो इतनी विकसित हो जाती है कि वो सेल्फ इमेज, खुद को जो है वो सेल्फ रियलाइज करना जो है वो स्टार्ट कर देता है कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, और मेरा निर्माण जो है वो कैसे हुआ है। तो वो जो इवैल्यूएशन है, खुद का इवैल्यूएशन,
वो भी हमारे सेल्फ के, किसी भी व्यक्ति के सेल्फ के कंसेप्ट को डेवलप करने में बहुत ज्यादा जो है वो रोल प्ले करता है। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो सोच ही उसकी कैसी है कि हम कहें कि वो सोचता है मैं तो बहुत बुरा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं वो गलत हो रहा है, तो आप देखो उसकी सोच जैसी होगी उसका निर्माण भी क्या है वैसा ही हो जाता है। लेकिन वहां हम कहें कि एक व्यक्ति जो है वो अगर ये सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं ये काम कर सकता हूं, तो हम कहें कि खुद जो है इंटरनल जो मोटिवेशन होती है, खुद का जो इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, किस तरह का है, वो उसके सेल्फ के इमेज को बनाने में क्या करता है, हेल्प जो है वो करता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ का मतलब होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम किस जैसा जो है हम बनना चाहते हैं। हमारी लाइफ का रोल मॉडल जो है वो क्या है, कि हम कैसा बनना चाहते हैं। जो ये रोल मॉडल है ये भी हमारे सेल्फ के निर्माण में जो है वो हेल्प करता है। हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस आइडियल सेल्फ के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। और ये तीन चीजें हैं मिलकर क्या बनाती हैं, सेल्फ के कंसेप्ट को बनाती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब होता है, जब व्यक्ति डेवलप होता है। डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट किस चीज पे बेस्ड है, डेवलपमेंट लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। जो हम चीजें सीख रहे हैं उससे चाइल्ड से एक व्यक्ति किसमें कन्वर्ट या किसमें बदलता है, एडल्ट के अंदर आता है। जब वो एडल्ट हो रहा है उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्या होती है, अनुभूति होती है। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये सेल्फ का कंसेप्ट तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सेल्फ वर्थ के ऊपर, सेल्फ इमेज के ऊपर और आइडियल सेल्फ के ऊपर। सेल्फ वर्थ जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ हम खुद को किस नजरिए से जो देखते हैं वो चीज आती है, और उसके साथ साथ हम क्या बनना चाहते हैं वो चीज जो है, तीनों जो है वो किस चीज का, एक सेल्फ कंसेप्ट का क्या करती हैं, निर्माण इसके अंदर करती हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि आइडियल जो है वो ग्रो हो रहा है तो उसमें कौन से फैक्टर्स जो है उसे इफेक्ट कर रहे हैं। सेल्फ कंसेप्ट के साथ साथ इसमें आइडियल ग्रो के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। एक व्यक्ति जब ग्रो हो रहा है तो उसमें क्या चीज जो है उसको इफेक्ट करती है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है एनवायरनमेंट। वातावरण जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जेन्युइननेस। थर्ड आता है इसके अंदर एम्पैथी। और लास्ट आता है इसके अंदर दैट इज पॉजिटिव रिगार्ड। ये तीन चीजें जो है वो इंडिविजुअल पर्सन के ग्रो होने में क्या करती है, उसको इफेक्ट करता है। उसका वातावरण कैसा है, जेन्युइननेस कैसा है, एम्पैथी, उसको लव एंड अफेक्शन जो है वो कैसा दिया जा रहा है, उसके साथ साथ उसके पॉजिटिव रिगार्ड्स जो है वो कैसे हैं। पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब कि वो कोई भी चीज कर रहा है उसके पीछे क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो किस तरह की दी जा रही है। ये सब चीजें जो है वो क्या कर रही हैं, एक व्यक्ति के सेल्फ या इंडिविजुअली जब वो ग्रो हो रहा है उस चीज के अंदर उसको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं या प्रभावित जो है वो करती है। यहाँ पर अब देखिए, जब हमें सेल्फ का, हम कहें कि सेल्फ का जब निर्माण हो रहा है, पर्सनालिटी का जब डेवलपमेंट हो रहा है, खुद हम बहुत सारी चीजों को जो है वो इफेक्ट करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, हमारा जेन्युइननेस इफेक्ट करता है उस चीज को। हम किसी दूसरे पर्सन से लव एंड केयर अफेक्शन ले रहे हैं, जो हमें सिंपैथी एम्पैथी मिल रही है, वो भी उस चीज को इफेक्ट करती है। जो दूसरे पर्सन से हमें रिगार्ड मींस कि हमें उनसे किस तरह की प्रतिक्रिया क्रिया मिल रही है, वो भी उस चीज को जो है इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि किस तरह से जो हम कहें कि सेल्फ जो नॉलेज है या एक व्यक्ति की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब उसे हो जाता है, तो वहां ये कहता है कि एक पर्सन को जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलिंग करते हुए उसे जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच के बिहाफ पर जो है वो काउंसलिंग की जानी चाहिए। सेल्फ को ध्यान में रखते हुए, एक व्यक्ति के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए उसकी काउंसलिंग जो है वो की जानी चाहिए। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच के बिहाफ पर, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच का मतलब ही क्या हो गया
कि एक व्यक्ति की सेल्फ नॉलेज, उसकी खुद का जो सब ज्ञान है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो प्रायोरिटी है वो किसे दी जानी चाहिए? प्रायोरिटी जो है वो एप्लीकेंट को दी जानी चाहिए। प्रायोरिटी इन काउंसलिंग की क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच के बिहाफ पर उसकी काउंसलिंग जो है वो की जानी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ क्या कहता है कि जो काउंसलर है वो जो है वो एप्लीकेंट के साथ जो है वो किसी भी तरह का आर्टिफिशियल बिहेवियर ना दिखाए, नॉट शो आर्टिफिशियल बिहेवियर, उसके साथ किसी भी तरह का जो है वो आर्टिफिशियल बिहेवियर ना दिखाया जाए। उसके साथ साथ कॉर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसलिंग, उन दोनों के बीच में जो है वो एक कॉर्डिनल रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए। उसके साथ आप यहाँ क्या कहते हैं? कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि जो काउंसलर है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए किस चीज की? कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। ये क्या कर रहे हैं हम? ये काउंसलिंग के मेजर पॉइंट्स कर रहे हैं। दीज आर काउंसलिंग बेसिक पॉइंट्स ऑफ काउंसलिंग। किसके बिहाफ पर? कार्ल रोजर्स के बिहाफ पर, क्योंकि उन्होंने सेल्फ की थ्योरी दी, तो सेल्फ की थ्योरी के बिहाफ पर उसने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज। किसकी सेल्फ नॉलेज? जो एप्लीकेंट है, जो क्लाइंट है, उसकी जो नॉलेज है या उसका जो ज्ञान है, अवेयरनेस है, उन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो दी जानी चाहिए। एक जो काउंसलर है उसके साथ जो है वो एक आर्टिफिशियल बिहेवियर ना शो करे, एक कॉर्डिनल रिलेशनशिप जो है वो उनके अंदर होना चाहिए, यानी कि एक घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उसके साथ कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को समझने की उसके पास क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो एक क्लाइंट है या जो एप्लीकेंट है उसको प्रॉपर जो है वो अप्रूवल देना किस चीज का? कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो चुकी है? सॉल्व हो चुकी है, उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। अब हम ये देखें कि इसके अंदर अगर किसी भी पर्सन की काउंसलिंग करनी है तो जब उसे काउंसलिंग दी जा रही है तो काउंसलर जो है कॉन्टेक्ट विद द ईच साइकोलॉजिकल पॉइंट, की जो काउंसलर है वो कोशिश करे कि वो अपने क्लाइंट के हर एस्पेक्ट्स के बिहाफ पर, हर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उससे क्या हो? संबंधित हो, उससे क्या हो? इंटररिलेट हो। उसके साथ साथ हम कहें कि क्लाइंट जो है वो कहीं पर भी हेल्पलेस या हम कहें होपलेस अगर फील कर रहा है तो वहां उसे जो है उसकी जो होपलेस थिंकिंग है, उसकी जो नेगेटिव सोच है, उसको खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए और उसे जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन कि आप इस चीज को कर सकते हो, उसे सेल्फ की अनुभूति जो है उस चीज को विकसित करने में, डेवलप करने में उसकी क्या है? मदद की जानी चाहिए। जो काउंसलर है उसका हमेशा जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव लुक टुवर्ड्स द क्लाइंट, क्लाइंट की तरफ जो है वो हमेशा क्या लुक होना चाहिए? पॉजिटिव लुक। टुवर्ड्स क्लाइंट, क्लाइंट की हर चीज को सॉल्व करना। अगर उसका नजरिया पॉजिटिव होगा तो हम क्या देखेंगे कि जो काउंसली है वो भी अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व कर पाएगा। उसके साथ हम कहेंगे काउंसलर हैज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंटरनल स्टेज ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के बारे में जो है उसे फुल नॉलेज होनी चाहिए, फुली नॉलेज ऑफ एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट की परिस्थिति है उसके बारे में पूर्ण अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए? जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या थी? कार्ल रोजर्स की जो है वो थ्योरी। कार्ल रोजर्स की थ्योरी जो है वो किस चीज पे बेस्ड है? ये एक ह्यूमनिस्टिक जो है वो अप्रोच मानी जाती है। हमने जब ह्यूमन
ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल थ्योरी करी थी, उसमें भी हमने कहा था, भी कार्ल रोजर्स ने क्या कहा है उसमें कि एक साइकोलॉजिकल वर्किंग के बिहाफ पर जो है उसकी मैच्योरिटी को डेवलप करना है, उसकी कैपेबिलिटीज को जो है वो डेवलप करना है। तो जब कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाएगा तो वहां पर उसको क्या होगी, सेल्फ की जो है वो अनुभूति होगी। उनका क्या मानना है कि एक व्यक्ति का जो विकास होता है वो लर्निंग के ऊपर जो है वो आधारित है, उसकी व्यक्तित्व का जो निर्माण हो रहा है, पर्सनैलिटी जो विकसित हो रही है, चाइल्ड से जब वो कहाँ आ रहा है, वो अडल्ट के अंदर जो है वो आ रहा है। तो अडल्ट जब वो बनता है, उन दोनों के बीच में जो वो गैप है, उस गैप को कौन फुलफिल कर रहा है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसकी खुद की थिंकिंग है, सेल्फ है, उसकी फैमिली है, उसका स्कूल है, उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, उसकी सोसाइटी है, हर फैक्टर्स जो है उसको एक चाइल्ड से अडल्ट बनाने में क्या है, विकसित करने में उसकी हम कहें कि इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है। वो प्रभाव जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है और वो नकारात्मक भी जो है वो हो सकता है। जब एक व्यक्ति या कोई भी पर्सन चाइल्ड से कहां अडल्ट के अंदर परिवर्तित हो रहा है या अडल्ट बन रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। जब उसकी पर्सनैलिटी पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो उसके सेल्फ का निर्माण होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है व्यक्ति को। और जो ये सेल्फ का कंसेप्ट है उसी के बिहाफ पर कार्ल रोजर्स की थ्योरी को सेल्फ थ्योरी भी या सेल्फ कार्ल रोजर्स थ्योरी भी बोला जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी बोला जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन थ्योरी भी जो है हम इसे कहते हैं। जो ये सेल्फ का कंसेप्ट है ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सेल्फ वर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, सेल्फ वर्थ के साथ साथ इसके अंदर हम सेल्फ इमेज देखते हैं और आइडियल सेल्फ के ऊपर सेल्फ वर्थ की एनवायरनमेंट कैसा है जो उसके निर्माण में हेल्प करता है, इमेज हम खुद को जो है वो हमारे खुद को देखने का खुद का नजरिया जो है वो कैसा है, इवैल्यूएशन बाय द सेल्फ, एक व्यक्ति अपना खुद का मूल्यांकन किस तरह से करता है, और उसके साथ साथ आइडियल सेल्फ कि हम किस तरह बनना चाहते हैं, हमारे रोल मॉडल क्या है, ये सभी एस्पेक्ट जो है वो सेल्फ के निर्माण करने में क्या करता है, बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। और एक इंडिविजुअल जब ग्रो हो रहा है, उसके जो विकसित हो रहा है, तो उसके अंदर एनवायरनमेंट है, जेन्युइननेस है, एम्पैथी है, और जो उसका हम कहें पॉजिटिव रिकॉर्ड है, हर फैक्टर जो है वो उसको क्या है, प्रभावित करता है। तो यहाँ देखिए जब सेल्फ की बात हो रही है तो इसलिए कार्ल रोजर्स ने क्या कहा कि एक व्यक्ति को जब उसकी कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर उसके बिहेवियर में मेंटल डिसऑर्डरनेस आ रहा है या एब्यूसिव बिहेवियर अगर शो कर रहा है, तो उसके लिए क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच को जो है वो यूज किया जाना चाहिए काउंसलिंग देने के लिए। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि एक एप्लीकेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ताकि वो खुद के बारे में सेल्फ नॉलेज उसे हो और वो खुद को जो है वो रियलाइज कर सके कि मैं वाकई में हूं क्या। और उसके बिहाफ पर जब काउंसलिंग उसे दी जा रही है तो हमेशा जो काउंसलर है उसका एक पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए, जो उसके साथ वो एक रिलेशनशिप बनाए वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, एक अच्छा संबंध जो है उसके बीच में बनाया जाना चाहिए। उसके साथ साथ उसके पास इतनी एबिलिटीज या प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से क्या है समझ सके और फुली जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा थ्योरेटिकल बेस ऑफ काउंसलिंग था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने साइकोलॉजिकल थ्योरी किया, कॉग्निटिव थ्योरी करी, कॉग्निटिव के बाद हमने इसके अंदर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी करा, ह्यूमनिस्टिक के बाद हमने इसमें बिहेवियर थ्योरी किया, बिहेवियर थ्योरी के बाद हमने कुछ मॉडर्न थ्योरीज व्यू पॉइंट देखे और लास्ट में हमने इसके अंदर कार्ल रोजर्स की थ्योरी को जो है वो डिस्कस किया। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।